नमस्कार मित्रों। यूपी टेट एग्ज़ाम के पर्यावरण शिक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो है प्लेग। प्लेग है तो प्लेग का एक और भी नाम है, प्लेग का नाम है ब्लैक डेथ। ये इसका एक और भी नाम है ताउन। इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो प्लेग क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन इसको कॉज करता है। लेकिन इसके दूसरे दो नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक डेथ और ताउन है। तो ये एक जीवाणु जनित जो है वो रोग होता है और इस जीवाणु का नाम है पास्टुरेला पेस्टिस। पास्टुरेला पेस्टिस। और ये कौन फैलाता है? ये फैलाता है चूहे के पिस्सू, मतलब चूहे की बॉडी पर छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो इसको फैलाने का काम करते हैं। और इससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें हमारे शरीर का जो अंग प्रभावित होगा फेफड़े, और ये भी बहुत लंबे समय तक चलता है तो निमोनिया में भी परिवर्तित हो जाता है। तो एक हानिकारक है, डेथ कॉज कर सकता है, महामारी की फॉर्म में फैलता बहुत तेजी से है। ऐसी ही विषाणु जनित बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से हमने बहुत सारे डिसीज पढ़े थे, जैसे एड्स है, पीलिया था, पोलियो था, ठीक है, या खसरा था, और एक और आप याद कर सकते हो जो काफ़ी पूछा जाता है वो है गलसुआ, मम्स जिसको हम कहते हैं। ये ऐसे ही कवक भी मनुष्य के अंदर कुछ रोग फैलाते हैं, जैसे नॉर्मली दाद, खाज, खुजली, ये। और एक डिसीज को और करते हैं जिसको हम कहते हैं एथलीट फुट। और इसमें एक और दे रखा है खनिज जनित बीमारी, मतलब खनिज के वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड बीमारी भी होती है, या इसको हम ऑक्यूपेशनल डिसीज भी कहते हैं। ये उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो खानों में काम करते हैं, जहाँ पर हम ओट्स निकालते हैं, फिर इससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ये सारे, इसका प्रमुख उदाहरण अगर हम माने तो इसका प्रमुख उदाहरण है हमारा सिलिकोसिस। जो लोग सिलिका की माइंस में काम करते हैं उनके लिए ये बीमारी होती है। उनके अंदर, बॉडी के अंदर, ये जब सांस लेते हैं तो उनके शरीर में लगातार ये पहुंचता रहता है। तो ये बाकी का डिस्कशन है। आंसर हमारा है ये एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखें, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया जब इसमें लगा दिया गया गैसियस। गैसियस मीन्स गैस। अपशिष्ट आप जानते ही हो, वेस्ट प्रोडक्ट जो अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो आप जानते हो सब्जी और फलों के छिलके हो ही नहीं सकते गैस की फॉर्म में। घरों की नालियों से निकला गंदा पानी, ये भी लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। खेत खलिहानों से निकलने वाले कचरा, ये भी ऐसा ही है। इसलिए आंसर हमारा क्या बचा? लकड़ी, कोयला के जलने से निकलने वाला धुआं। और आप जानते हो कि इसके अंदर जहरीली गैसें होती हैं, खास तौर से इसके अंदर जो गैसेज हैं CO2 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये मेन गैसेस हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरीके की क्वालिटी है उस लकड़ी की, क्या हम जला रहे हैं, तो उसके अंदर इसके वेरिएशंस हो सकते हैं। अदर भी जो हैं पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है लकड़ी, कोयले को जलाने से निकलने वाला धुआं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ओके, तो पहली तो चीज ये है कि जनरली उन पौधों में प्रकीर्णन मीन्स होता है फैलना, ठीक है, ज्यादा होता है जो बीज बनाते हैं।
ठीक है, जो बीज बनाते हैं। अब बीज अगर आप देखोगे तो दो तरीके के पौधे बीज का निर्माण करते हैं। एक कहलाते हैं, ग्रुप है अनावृत बीजी, जिसको आप जिम्नोस्पर्म कहते हो, जिसमें साइकस है, पाइनस है, ये सारे आते हैं। और दूसरे होते हैं आवर्त बीजी। और आवर्त बीजी क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसमें आपको बताया था जो फल बनेगा, ठीक है, और फल के अंदर क्या होंगे? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे बीज। जबकि अनावृत बीजी में केवल बीज बनता है, फल नहीं होता, फल नहीं बनेगा। अब अगर इनकी तुलना हम करें तो अनावृत बीजी पौधों का संख्या काफी ज्यादा कम है, आवर्त बीजी की संख्या ज्यादा है। इसीलिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। बीज भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बीज भी इसका आंसर होता अगर फल नहीं होता, तब सारे के अंदर बीज का हो जाता। बीजाणु द्वारा नहीं, बहुत ज्यादा पौधे बीजाणु नहीं बनाते हैं, ये लोअर ग्रुप के पौधे ही जो है इसका निर्माण करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो शैवाल है, कवक है, ठीक है, ये बीजाणु के द्वारा जो है प्रकीर्णित होते हैं। या फर्न है, ये बीजाणु के द्वारा जो है प्रकीर्णित होते हैं। और कायिक जनन, कायिक जनन में अगर प्राकृतिक कायिक जनन है तो ये यहीं का यहीं ग्रो करते रहेंगे और आसपास जो है ग्रो करके अपना संख्या तो बढ़ा लेंगे, लेकिन दूसरी जगह वितरित नहीं हो सकते। इसीलिए ना तो बीजाणु द्वारा है, ना बीज द्वारा है, ना कायिक जनन द्वारा। हमारा सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखें, जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, मतलब क्या हुआ? यहां पर दो जीव हैं, ठीक है, जीव नंबर 1 और जीव नंबर 2 ये प्रेजेंट हैं। इसमें मान लीजिए जीव नंबर 1 को लाभ होता है और दूसरे को, ठीक है, ना लाभ और ना कोई हानि, ना कोई हानि, मतलब अप्रभावित रहता है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इस पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा जो रिलेशन होता है इसको हम नाम देते हैं सहभोजी, ठीक है, या सहजीविता। सहभोजी या सहजीविता, सहभोगिता भी इसको टर्म यूज करते हैं। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण है जैसे केकड़ा एवं समुद्री एनीमोन। ये दो हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये किसके उदाहरण हैं? सहभोजिता का उदाहरण है। ऐसे ही शार्क जो मछली होती है, इसके साथ एक दूसरी पैरासाइट जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं पेट्रोमाइजोन, ठीक है। ये सारे के दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। और भी हो सकते हैं जैसे व्हेल और समुद्री बार्नेकिल, वो भी इसके अंदर उदाहरण में आते हैं। तो ये हो गया सहभोजिता। परजीवी के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। मृतोपजीवी ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे परजीवी में बताया था कि एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेगा और एक को तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। परजीवी फायदे में रहता है और आपको बताया था परपोषी जो है, जो होस्ट है, इसका पोषक है, उसको नुकसान होता है, उसमें ये बीमारी उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल आपको बताए थे जैसे मलेरिया पैरासाइट, या हमने आपको एस्केरिस, या हमने आपको फीता कृमि, ये सारे बताए थे। और मृतोपजीवी में आपको क्या बताया था? मृतोपजीवी में हमने आपको बताया था कि ये जीव मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, इनको कहा जाता है मृतोपजीवी। ये अपघटनकर्ता की तरह कार्य करते हैं। इसमें कुछ कवक और कुछ जीवाणु इंक्लूड होते हैं और ये बायो जियोकेमिकल साइकिल या भू रासायनिक चक्र को चलाने में हेल्प करते हैं। और सहजीवी में बताया था दोनों को फायदा होता है, जिसका उदाहरण हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जो एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है लाइकेन। दूसरा एक आपको बताया था कि मटर कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और उसमें एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये भी सहजीविता का उदाहरण है। तो हमारा आंसर इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर हमारा आंसर है सहभोजी। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं।
मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो देखें, ठीक है, सांप हमने यहां लिया, सांप ने किसको खाया, ठीक है, बताएं, सांप को किसने खाया, कीड़ों को, और कीड़ों ने किसको खाया, पौधे को, ये है। ओके, तो आप देखें पौधे तो क्या हो गए, ये उत्पादक हो गए, पौधे क्या हो गए, उत्पादक हो गए। कीड़े क्या हो गए, कीड़े उपभोक्ता में आ गए, कौन से आ गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और ये क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अब आप देखो यहां पर कि अगर इसका हम पिरामिड बनाएंगे तो सांप कहां है, शीर्ष पर आ रहा है, यानी कि कोई इसको नहीं खा रहा है, इसलिए किस पर है, शीर्ष पर है। और ये क्या होगा, पोषण तल का सबसे आखिरी पड़ाव होगा, क्योंकि कोई इसको नहीं खा रहा। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर हमारा हो जाना चाहिए, बताएं, चारों ऑप्शन में से क्या लगाएं, चारों ऑप्शन में से हम कहेंगे ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर प्रेजेंट है। ठीक है, अंतिम अपघटक नहीं हो सकता, क्योंकि सांप जो है बटन करने का काम नहीं करता, दूसरे जीवों से ही अपना भोजन ले रहा है। ठीक है, अपघटक तो वो होते थे जो आपसे कहा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते थे। फिर इधर देखें प्राथमिक अपघटक, ये कोई वर्ड ऐसा नहीं होता। प्राथमिक उपभोक्ता आपको बता दिया, कीड़े इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा हटकर है, ठीक है, पर्यावरण से तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, संगमरमर जो है वो इसका उदाहरण है। ये क्या है, ये एक कायांतरित या एक रूपांतरित, ठीक है, शैल का उदाहरण है। और ये किससे बनता है, ये बनता है चूना पत्थर से। और चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर एक अवसादी या परतदार, जिसको आप कहते हो, शैल का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट किस में आता है पता है, ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान या शैल का उदाहरण है। और वलुआ पत्थर कैसा है, ये पुनः कैसा है, अवसादी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, संगमरमर एक कायांतरित शैल है या एक रूपांतरित शैल होती है। ठीक है, जिसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, किसमें, या तो वो आग्नेय शैल हो सकती है या अवसादी शैल हो सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसको सीधे अगर हम याद करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बाकी भी प्रेजेंट है लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड अगर समुद्री जल की बात करें तो ये 35 ग्राम पर लीटर के हिसाब से प्रेजेंट है, मतलब 1 लीटर में 35 ग्राम जो है वो नमक होता है। इसीलिए आपने देखा है कि समुद्री जल से ही हम नमक का निष्कर्षण करते हैं, उसी से हम नमक बनाते हैं। जनरली जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो सब कहाँ लगी हुई हैं, समुद्र के किनारे लगी हुई हैं। तो इससे समुद्र के पानी से हम सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी भूगोल से ही रिलेटेड है, और इसमें देखते हैं, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ओके, इसका आंसर हमारा है जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो नदियों के जल के साथ बहकर आती है और जगह जगह पर इकट्ठी होती जाती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा यही मिट्टी पाई जाती है और ये लगभग 40 से 45% तक होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है पोटाश, इसमें प्रेजेंट होता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, इसके अलावा चूना तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये तो प्रेजेंट है, बट नाइट्रोजन और साथ में ह्यूमस ये कम होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये देखा जाता है हमें NPK नाइट्रोजन जो है बाहर से ऐड करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसको माना गया है ये कृषि योग्य होती है, कृषि के लिए उपयोगी है। ऐसे ही अगर हम बात करें थोड़ा सा काली मिट्टी के बारे में, तो काली मिट्टी जो है वो, इसका एक और भी नाम है, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे देश में मेनली महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, ओके, MP हो गया, कर्नाटका हो गया, इनमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें जनरली हम गेहूं है, कपास है, ओके, ज्वार है और क्या है, तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल जिससे हमें तेल मिलता है। इन फसलों को हम यहां पर ग्रो कराते हैं। ऐसे ही लाल मिट्टी की अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी भी हमारे देश के बहुत सारे भागों में पाई जाती है। और लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आयरन के ऑक्साइड की वजह से। आयरन मीन्स लोहे के ऑक्साइड के कारण। और ये प्रमुख रूप से कहां कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होती है हमारे देश में, कलर चेंज कर लेता हूं, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में लाल मिट्टी है, ओके। ऐसे ही झारखंड में प्रेजेंट है, ओके। और बहुत सारे इसमें है, तो इसमें अलग अलग याद नहीं करता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें मोटे अनाज, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, ओके, या साथ में सीधे लिख देते हैं, और अन्य मोटे अनाज, ये ज्वार बाजरा वगैरह सब इसी में आते हैं। ये बलुई मिट्टी की अगर हम बात करें तो बलुई मिट्टी प्रेजेंट होती है कहां? ये प्रेजेंट होती है राजस्थान, ठीक, ये प्रेजेंट होती है राजस्थान से जुड़ा हुआ गुजरात। गुजरात में भी जनरली कच्छ के रीजन में पाई जाती है, जिसको आप कच्छ का रण कहते हो। और पंजाब के साउथ वाले पार्ट में पाई जाती हैं। अब इसमें किस किस की खेती होती है? इसमें जनरली तरबूज है, गाजर है, ओके, या अंगूर है, बेर है, इन सब की खेती की जाती है। मतलब कुछ फल और कुछ सब्जियों को जो है यहाँ पर ग्रो कराते हैं। हमारा आंसर क्या है? जलोढ़। और बाकी ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से आपको इनको उदाहरण के साथ याद करना है। इसके दूसरे नाम क्या है ये आपको याद करना है, और कौन कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें,
क्या कह रहा है क्वेश्चन? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ों पर निर्भर करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्रथम चरण का उपभोक्ता। यही कहेंगे, इसके अलावा क्या कह सकते हैं? प्रथम चरण का उपभोक्ता इनको कहा जाता है। ओके, जैसे घास उत्पादक है तो टिड्डा जो खा रहा था वो प्रथम चरण का हो गया। ऐसे द्वितीय चरण क्या होगा? जो टिड्डे को खाएगा। तृतीय चरण क्या होगा? जो द्वितीय चरण को खाएगा। और ये सारे के सारे द्वितीय चरण और तृतीय चरण ये सब ये किसमें आते हैं? उपभोक्ता के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया प्रथम चरण के उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है और वो है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो सिंपल सी चीज है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि कोई भी शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण शिक्षा की बात नहीं कर रहे, कोई भी हो, और इसमें समस्या का समाधान की विधि की अगर हम बात करेंगे तो ये लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए कि समस्या क्या है, फिर उसका समाधान क्या होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, उससे कोई फायदा हमें मिलना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लक्ष्य केंद्रित भी होना चाहिए, सृजनात्मक भी होना चाहिए और चयनात्मक भी होना चाहिए। सारे गुण इसके अंदर होते हैं। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को पूरा देखिए, इनके नोट्स को बनाइए। हम जल्दी ही टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वाइज से मतलब जिसने आप देख रहे हो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं के क्वेश्चंस को पहले लेंगे, उन्हीं के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। चाहे वो हमारे वातावरण की परतों का सवाल हो गया, या विटामिन का सवाल हो गया, या खाद्य श्रृंखला हो गई, ये जितनी भी चीज़ें टॉपिक बार बार आ रहे हैं, इनके छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर इन पर प्रेजेंट कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में नहीं, बल्कि कुछ और क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं उनको हम साथ में लेंगे। तो फिर मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप लगातार मेहनत कीजिए, आप मुझे टॉपिक लिख के भेजिए, किस टॉपिक को समझाना है। जल्दी ही हो सकता है कल या परसों में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और ये क्वेश्चन हम आगे साथ साथ बीच बीच में डिस्कस करते लगें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक ही तरीके की चीज़ों को बार बार करते रहेंगे तो ये मोनोटोनस हो जाएगा और मोनोटोनस होने पर ये टीचर को भी उबाऊ लगने लगता है और स्टूडेंट भी इसमें सोचता है नहीं ये तो हम कर लेंगे। क्योंकि मैंने बताया जैसे पिछली उसमें कि आप वीडियो देखते तो हो लेकिन आपको आंसर मिलते ही आप उसको स्किप कर लेते हो, जबकि मेरा कहना यह है कि हर ऑप्शन पर एक नए क्वेश्चन क्या दो दो तीन तीन क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे उसके लिए देखना है। तो आप सबसे यही है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।